तो इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुणधर्मों के बारे में चर्चा की है। तो पहला गुण हमने पढ़ा था डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसके अंदर हमें केवल और केवल स्कैंडियम से जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद रखना है, जिसमें से क्रोमियम व कॉपर में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद देखने को मिलते हैं, जिसका रीजन क्या है? अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व। अब इस वीडियो के अंदर हम तीसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो क्लास 11th के अंदर आपने इसके बारे में अध्ययन किया होगा कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। ठीक है, और यदि बात करें आवर्त सारणी के अंदर एक जनरल ट्रेंड की, यानी यदि हम कहें कि आवर्त सारणी के अंदर यदि वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आवर्त की संख्या बढ़ने के साथ, या हम कहें परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान भी घटता है। इसी प्रकार यदि हम कहें आवर्त में हम बाएं से दाएं चलते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल या प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। ठीक है, अब यदि बात करें संक्रमण तत्वों की, तो इनकी आयनन ऊर्जा का मान काफ़ी अधिक होता है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर नॉर्मली इनके आयनन ऊर्जा के मान बढ़ते हैं, लेकिन कई जगह हमें इसके अपवाद देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पहले अपवाद की। इसमें लिखा है कि क्रोमियम के द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान वेनेडियम व मैग्नीज दोनों से अधिक होता है। तो देखो, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान हो गया कि हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला है। द्वितीय आयनन ऊर्जा का मतलब होगा हमने उस आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेनेडियम और मैग्नीज की। तो आप सभी को पता है वेनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 23, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है D3-4s2। ठीक है, अब इसमें से हम पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता में पड़ेगी उसको मैंने दे दिया आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा D3-4s1। अब अगला हमने यानी सेकंड इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसमें जो ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ी उसको मैंने लिख दिया आयनन ऊर्जा द्वितीय। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा D3-4s0। ठीक है, ये तो कहानी हुई किसकी? वेनेडियम की। अब हम बात करते हैं मैग्नीज की, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी को पता है D5-4s2। ठीक है, इसमें से हमने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा D5-4s1। अगला इलेक्ट्रॉन हमने निकाला इसमें से, तो जो ऊर्जा की आवश्यकता हमें पड़ी वो कहलाइए आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, इसका हो जाएगा D5-4s0। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं क्रोमियम की। तो आपको पता है क्रोमियम का
परमाणु क्रमांक कितना होता है 24। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1। ठीक है, इसमें से हमने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन निकाला, आयनन ऊर्जा प्रथम, तो इसका हो जाएगा d5 4s0। ठीक है, लेकिन अब यदि हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें एक बहुत बड़ा कार्य करना पड़ता है। कौन सा? कि हमें d5 में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। और आपको पता है कि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षकों का जो स्थायित्व होता है वो अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत अधिक ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, तो यहाँ से यानी d5 में से यदि हमें यदि इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसलिए जो क्रोमियम के लिए जो द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान है वो वेनेडियम और मैग्नीज की तुलना में काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि वेनेडियम और मैग्नीज की यदि बात करें तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन 4s में से निकल रहे हैं, और 4s चूँकि बाह्यतम कोश होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि क्रोमियम में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व के कारण इसकी द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान वेनेडियम और मैग्नीज की द्वितीय आयनन ऊर्जा की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो ये तो कहानी हुई पहले अपवाद की। अब हम बात करते हैं दूसरे अपवाद की। तो इसमें देखो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पहला अपवाद कौन सा था? क्रोमियम। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? कॉपर। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉपर के द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान निकल व जिंक दोनों से अधिक होता है। तो हम सबसे पहले बाकी वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखते हैं। ठीक है, तो यदि बात करें हम सबसे पहले निकल की, है ना, तो निकल का परमाणु क्रमांक आप सभी को पता है 28 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है d8 4s2। फर्स्ट टाइम हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयनन ऊर्जा प्रथम, कोई समस्या नहीं है क्योंकि s से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो d8 4s1। नेक्स्ट टाइम हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयनन ऊर्जा सेकेंड, तो इसमें से भी अब 4s में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 3d8 4s0, यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए ईजी है। ठीक है, क्योंकि वो बाह्यतम कोश है। अब चर्चा करते हैं जिंक की, है ना। तो जिंक का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लिखेंगे d10 4s2। तो इसमें भी वही कंडीशन या वही केस अप्लाई हो रहा है जो किसमें हो रहा है? निकल में, क्योंकि इसमें से भी दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे आपके 4s में से। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं किसकी? कॉपर की, तो कॉपर में हमें कुछ अलग ही चीज़ देखने को मिलेगी। तो कॉपर चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर क्या रखता है? अपवाद। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, आप सभी को पता है, 3d10 4s1। ठीक है, अब यदि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है 4s से, जब तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि अगला इलेक्ट्रॉन यदि निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? d10 से। तो कॉपर ये नहीं चाहेगा, या हम कह सकते हैं d ऑर्बिटल ये नहीं चाहेंगे कि
उसमें से या उनका जो पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसी प्रकार से नष्ट हो, तो उस दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो कॉपर के पूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारण कॉपर का द्वितीय आयन ऊर्जा का मान निकल व जिंक दोनों से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसमें हमें ये दोनों अपवाद याद रखने हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डी ब्लॉक तत्वों के ऑक्सीकरण अंक की।